हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, ऑक्टेट रूल पढ़ लिया, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ लिया, और आपका क्या बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ लिया। कोवलेंट बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पढ़ ली। ऑक्टेट रूल में ये बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, क्योंकि ये देखा गया भव्य कि नोबल गैस जो है ये लोग स्टेबल हैं। तो फिर ये देखा गया इनमें ऐसा क्या खास है, ये स्टेबिलिटी गेन किए हुए भाई। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा, और किसी से रिएक्ट नहीं करना ही स्टेबिलिटी को गेन करना होता है। कि अगर आप खुद में ही अगर स्टेबल हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्टेबल हो, आप लोअर एनर्जी स्टेट में हो। इज दैट क्लियर? तो हमने कहा भी था कि जो आपके नोबल गैसेज हैं वो क्या है बेसिकली, वो बेसिकली क्लास के जो है टॉपर बच्चे हैं। कैसा भी हो जाए इनका पेपर तो अच्छा ही जाता है, कितना भी गंदा पेपर बन जाए, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, शर्मा जी के बच्चे के वही 99 ही आते हैं। 1 नंबर ऐसे छूट गया, मतलब हैंड राइटिंग के काट लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग की जो थ्योरी है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो नोबल गैस के ऊपर बेस्ड है। कि नोबल गैस जो है वो अनरिएक्टिव गैसेज हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट उनके जैसा बनना चाह रहा है, इसलिए वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है। अब वो कंपाउंड बनाने में निखिल वो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कर सकता है या शेयरिंग कर सकता है। मतलब ये हो सकता है कि निखिल के जैसा वन साइडेड ही हो, यही ट्रांसफर करे जा रहा है, वहाँ से कोई वो नहीं हो रहा। या फिर हो सकता है कि शेयरिंग हो, भाई दोनों के विचार मिल रहे हैं और फिर म्यूचुअल रिश्ता बना। तो म्यूचुअल रिश्ते रियल लाइफ में जो होते हैं वो म्यूचुअल सही होते हैं, अदरवाइज ट्रांसफर वाले तो फिर टॉक्सिक होते हैं। वन साइडेड ही स्ट्रॉन्ग होता है बस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्जैक्टली। तो उसी में जो कोवलेंट बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में वी आर ट्राइंग टू डू सम चर्चा, और उसको हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। ये बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड की। इज दैट क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड पे ही पूरी चर्चा आगे की होने वाली है केमिकल बॉन्डिंग में। तो उस बॉन्ड पैरामीटर्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, और वो है हमारा क्या, बॉन्ड लेंथ। तो क्या है? बॉन्ड लेंथ। समझे जरा बॉन्ड लेंथ क्या होता है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर इक्विलिब्रियम में, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं हम लोग H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आइटम दोनों ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और डुप्लेट बनाया, हीलियम के जैसा बना लिया। तो कुछ ऐसा होगा, देखो लाइक दिस। अब ये दोनों बराबर होंगे, आप लोग इसे बराबर ही माने क्योंकि दोनों सेम आइटम है। अब दोनों के न्यूक्लियाई, इसका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे, जब मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में हो। क्योंकि आजकल जो पेपर का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो। क्योंकि स्टेटमेंट में आ गया और स्टेटमेंट में वो लैंग्वेज के साथ खेल गए तो तुम्हारी लग जाएगी, नॉर्मली जो तुम्हारी लग जाती है। फिर तुम तो कहोगे वही पढ़ के आया हूँ, मैं वही लिख के आया हूँ। घर पे आके मम्मी को बोलोगे निखिल मम्मी मैंने पेपर फाड़ दिया, और रिजल्ट आने के बाद कुछ और पता चलेगा। समझ रहे हैं? तो जब ये हिल डुल नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं कि किसी और मॉलिक्यूल के अंडर में आके इधर घूम रहा है इधर घूम रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल शांत है, तब एक के दूसरे के न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। बहुत सिंपल बात। इज दैट क्लियर? अब इसमें जो ये बॉन्ड लेंथ जो है, इसमें एक दो टॉपिक और आता है, जैसे कि एक कहते हैं कि कोवलेंट रेडियाई क्या है, कोवलेंट रेडियाई और वैन डर वाल्स रेडियाई क्या है। तो समझ लेते हैं जरा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मान लो कि Cl2 मॉलिक्यूल को हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ऐसा करके ये न्यूक्लियाई टाइप का, और ये ओवरऑल लाइक दिस। अब किसी भी कंटेनर के अंदर अब एक तो Cl2 मॉलिक्यूल होगा नहीं भाई, कई सारे Cl2 मॉलिक्यूल होंगे।
तो एक और Cl2 मॉलिक्यूल को दिखा देते हैं, कुछ ऐसे दिखा दिया। अब शेप में बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग में नहीं हूँ, तो उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि इमेजिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज से, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमेजिनेशन ही है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बनाती है। अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी आप देखें तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, और इमेजिनेशन ही इन्वेंशन के लिए ज़रूरी है कि आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना कि आगे ये होगा। या गूगल जैसी चीज़ आई, तबाही मचा दिया भारतीय लोगों को, इंटरनेट में तो गूगल ही लेके आया, नहीं तो हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये भाई पहले क्या होता था, एक एक साइट याद होनी चाहिए, URL पे जाके लिखते थे www, गूगल ने कहा नहीं कुछ भी लिखो हम सही करेंगे। निखिल टाइप के लोग सर्च करने लगे, गलत स्पेलिंग लिख दिया, गूगल खुद पूछता है कि तुम ये कहना चाहते हो, खुद सही कर देता हो बेचारा, ऑप्शन दे देता। फिर अभी आगे गलत सीख रहे थे, अब उसके बाद चैट GPT आ गई, किसी ने सोचा कि अब तो ये इमेजिनेशन ही है कि इस लेवल पे हम सोच पा रहे हैं, तो इमेजिनेशन से ही इन्वेंशन आ रही चाहिए, और ज़रूरत भी होनी चाहिए, किसी को ज़रूरत लगना चाहिए ना। कहा जाता है कि ज़रूरत आविष्कार की जननी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इमेजिन कर लो कि ये सब कुछ एक जैसा है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है Cl का, ये एक मॉलिक्यूल है Cl का। इस न्यूक्लियस मैं अंग्रेजी नहीं लिखवाऊंगा, सबसे बड़ा है ना ये चूजों को पढ़ाने में अंग्रेजी बहुत लिखवाना पड़ता है, समझते नहीं, बस लिख लो। तो वही है ना, इसके न्यूक्लियस और अगले वाले एटम का जो कोर है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कोवलेंट रेडियाई। क्या कहते हैं? कोवलेंट रेडियाई। या तुम ये भी कह सकते हो कि जो कोवलेंट रेडियाई है, आर कोवलेंट है, वो बेसिकली बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2 है। वो क्या है? बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2 है। और यहीं पर जब आयनिक रेडियाई की बात करोगे, सॉरी वैन डर वाल्स रेडियाई की बात करोगे, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को, इसको हम लोग बोलते हैं आर वैन डर वाल रेडियाई। वैन डर वाल रेडियाई। और जो वैन डर वाल रेडियाई है वो किसी भी मॉलिक्यूल के ओवरऑल साइज को बताता है, क्योंकि भाई वैन डर वाल रेडियस और वैन डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब कई लोगों को बॉन्डिंग क्या बोलते हैं, फोर्सेज और बॉन्डिंग में डिफरेंस नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कोवलेंट बॉन्डिंग हो गए है, आयनिक बॉन्डिंग हो गए, बात खत्म हो जावे ना, ऐसा ना हो गए। समझे कैसे? इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि मेरा दिमाग से मेरे हाथ के साथ जो बॉन्ड है, ये अगर कोवलेंट बॉन्ड हुआ तो हमारा मानस के साथ, या मानस का पार्थ के साथ, या निखिल का पार्थ का निखिल के साथ, या निखिल के किसी और के साथ, जो ये बॉन्डिंग है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। ये क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। जैसे हमारा मानस के साथ या मानस का पार्थ के साथ, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। निखिल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, लेकिन निखिल को लग रहा है कि किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो नहीं, वो वैन डर वाल फोर्सेज है, वो वीक फोर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर ही आता है डिस्पर्जन, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये सब आता है। इसी का एक दूसरा प्रारूप है हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो एक एटम और दूसरे एटम के बीच की बॉन्डिंग। आर यू गेटिंग समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक एटम और दूसरे एटम के बीच की बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट कर लो। देखिए, जो सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल, जैसा कि नाम लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल, तो कई लोगों को अभिनव ये लगता है कि बॉन्ड एंगल क्या है? बेसिकली एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये परिभाषा। इस परिभाषा से दूर रहें और समझें कि सही परिभाषा क्या है। ठीक है, सही डेफिनेशन क्या है इसको समझने के लिए
थोड़ा सा जो है, जो जेई और नीट वाले हैं उनको तो समझ में आएगा, जो 11वीं वाले चूजे हैं उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे के कॉन्सेप्ट से आके हमें समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन जो रिश्ते बनते हैं वो हमेशा बराबरी वालों में बनते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक डिफरेंट एनर्जी के दो ऑर्बिटल्स के बीच में रिश्ता नहीं बनता, दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स के बीच में रिश्ता बनता है, और वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड। उसकी चर्चा वी विल डू इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो है ये बात करी जाएगी कि कैसे वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन पाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है उसे छू के टक से वापस आ जाएंगे। समझे कैसे वापस आएंगे? जैसे मान लीजिए कि निकल का फेवरेट मॉलिक्यूल लेते हैं H2O। अब तुम लोगों के निकल का फेवरेट मॉलिक्यूल H2O कैसे है? शाम को बैठता है ना तो मिलाने के लिए आइस क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। तो H2O जो है, H2O को अगर आप देखोगे तो O हमारा सेंट्रल एटम है और ये हाइड्रोजन है, लाइक दिस। अब इसको थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाके देखो, जूम करो। तो जूम करने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कुछ ही होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं यहाँ पर, तब जाके ये बॉन्ड बनता है। अब होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो, अब यहाँ पर देखो दो अनपेयर, दो लोन पेयर भी है। मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल करने के लिए इन ऑर्बिटल्स को एक एंगल पे लेके जाता है, जिससे कि मॉलिक्यूल में जो ये बॉन्डिंग पेयर्स हैं और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में क्या हो? रिपल्शन मिनिमम। क्या हो? रिपल्शन मिनिमम। मतलब इनके बीच में लड़ाई ना हो। अगर इनके बीच में लड़ाई होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल इनके बीच के लड़ाई को या रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए जिस एंगल पर खुद को अरेंज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। वाटर के अंदर होता है 104.5 डिग्री, या इसी को कई लोग 105 डिग्री भी कह सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल को हमेशा जो मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर किया जाता है? डिग्री में। और बॉन्ड एंगल एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल का अनुमान लगा सकते हो कि यार ये इसके और इसके बीच हो सकता है। वी विल डू चर्चा ऑन VSPR थ्योरी, बट एग्जैक्ट अगर पता लगाना है तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज करके आपको एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल का पता लगेगा। तो ये एक क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि जब हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं, बॉन्ड एंगल दिखाते हैं, तो बार बार ऐसे ऑर्बिटल लेवल का डायग्राम नहीं बनाया जाता, ऐसे बना के ऐसे दिखा दिया जाता। फिर ज़्यादातर यहाँ तो साइंस लेने वाले बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप का सपना है कि ये साइंस से पढ़ेगा, खुद का तो कोई सपना है नहीं, फोर्सफुली पढ़ रहे हैं, तो उनको यही लग गया कि यार ये बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड है। जबकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। और ये ऑर्बिटल्स खुद को इसलिए उस एंगल पे लेकर जा रहे हैं जिससे कि रिपल्शन मिनिमम हो और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम। यार ठीक है? तो वाटर का तो याद कर लेना, एक आध और बता देता हूँ। जैसे अमोनिया का याद कर लो, 107। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 होता है। इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं। जैसे कि जो लोग टेम्पू वेम्पू चलाते हैं वो स्ट्रगल करने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है। जैसे कि BF3 है, तो BF3 के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। ठीक है?
देखिए तीसरा जो कोवलेंट बॉन्डिंग में पैरामीटर पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी बॉन्ड को एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड जो एक पर्टिकुलर एटम्स में जो बॉन्ड बने हुए हैं उसके 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन उसमें होगा क्या, जैसे मान लो ये आपका H2 गैस है, तो ये वाला इसको ब्रेक करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर आपने बर्नर लगा दिया, ऐसे इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दोगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। लेकिन ये याद रखना कि गैसियस स्टेट से में थे और फिर गैसियस स्टेट में बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आखिरी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। एक तरीके से ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही होगी अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स याद है। तो इस समय जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच, जो कि बॉन्ड एंथैल्पी होगी आपकी किसकी, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए होगी। इसी तरीके से आप O2 के लिए भी कर सकते हो कि इससे ब्रेक हुआ तो आपका O2 गैस बन गया, सॉरी एटम के फॉर्म में चला जाएगा 2O2, तो इसका भी कुछ ना कुछ डेल्टा एच होगा। इसी तरीके से जब HCl को भी करेंगे तो इसके लिए भी एटम में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए भी कुछ ना कुछ डेल्टा एच होगा। जैसे मान लो H2O को ब्रेक करें तो H2O जब ब्रेक होगा तो पहले H गैस और OH गैस में ब्रेक होगा, फिर OH गैस ब्रेक होगा और बना लेगा क्या, H गैस और O गैस, इनके बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे। तो अब इसकी अगर एंथैल्पी मान लो डेल्टा H1 है, इसकी डेल्टा H2 है, तो ओवरऑल जो एंथैल्पी होगी वो एवरेज हो जाएगी। एवरेज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डिवाइड बाय 2। तो जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो आपका बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट होता है वो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है। क्या होती है, और डेफिनेशन हमेशा 1 मोल के लिए लिखी जाती है। तो जो लोग राइट करने के लिए पढ़ रहे हैं, लिखना है जिनको, वो याद रखें कि डेफिनेशन हमेशा किसके लिए पढ़ी जाती है, 1 मोल के लिए पढ़ी जाती है। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर, नोट करिए। देखिए तीसरा जो बॉन्ड पैरामीटर पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड के लिए वो पढ़ना हमें बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली केवल और केवल कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है और कहा गया है कि किसी भी लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, जो लुईस ने कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया, उसके अंदर किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, जैसे कि मान लीजिए H2 है, तो H2 और H2 के बीच में जो बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम, उसके बीच में कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जैसे O2 है तो इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। जैसे N2 है तो इसके बीच में कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, H और H के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। अब कई लोग कहेंगे कि यार क्यों पढ़ रहे हो बॉन्ड ऑर्डर, क्या जरूरत है इसकी। तो बॉन्ड ऑर्डर से और भी चीजों को समझने की कोशिश की गई। कहा गया कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर में। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और छोटे बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। इनके ये ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन इतना स्ट्रॉन्गर है, इतना ज्यादा स्टेबल है कि ऑलमोस्ट ये जाकर क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। तो आप जो चिप्स के पैकेट फाड़ फाड़ के खा रहे हो, उसमें रेनिसिडिटी के लिए, कोरोजन को बचाने के लिए क्या भरा गया है, नाइट्रोजन भरी गई है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव गैस है। पी ब्लॉक में आप लोगों ने पढ़ा हो।
इज इट क्लियर नॉट? तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर सोचो कि हमारे एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और अगर ये स्टेबल नहीं होती तो फिर तो ऑक्सीजन से ही फूट रहे होते हैं, मतलब जो एयर की वजह से, सॉरी ऑक्सीजन के, एयर ये खुद ही रिएक्ट कर रही है। लो अगर नाइट्रोजन ने रिएक्ट करना चालू कर दिया ना तो फिर लग जाएगी, फिर सही में दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा हमें। आर यू गेटिंग समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाइट्रोजन खुद से रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन एटम के डिफरेंट फॉर्म्स हैं बट N2 मॉलिक्यूल बहुत कम रिएक्टिव। N2 मॉलिक्यूल जो है कम रिएक्टिव है, उसका रीजन ये है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि जब तक ये टूटेगा ना ये दूसरे से जुड़ेगा नहीं। तो आपको जो रिश्ता बनाना है वो नाइट्रोजन एटम वाले बनाना है, किन्हीं परिस्थितियों में आपका साथ है। समझ रहे हो सुशील? अब इसमें एक, अब ये चर्चा इसकी हम लोग एक बार और करने वाले हैं एमओटी में डिटेल में चर्चा करेंगे, जहां पर हमें हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोन्यूक्लियाई वाले कंपाउंड पढ़ने हैं, साइक्लिक नहीं, होमोन्यूक्लियाई वाले कंपाउंड पढ़ने हैं, और कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है उसकी भी चर्चा करना है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बॉन्ड देख लो वही हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, तो सारा खेल यही खत्म हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज have same number of bond order, have same bond order। इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहां पर F2 भी ले सकते हो, इसके बीच में फिर से बना बॉन्ड ऑर्डर, और रिएक्टिव नाइट्रोजन है। फ्लोरीन तो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये F2 जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, क्योंकि फ्लोरीन का जो बॉन्ड बना हुआ है ये सिर्फ लुईस की मजबूरी है, इनकी खुद की मजबूरी नहीं है। इनका साइज इतना छोटा है और इतने रिपल्शन है तो ये तुरंत चाहता है F2। थोड़ा मैं ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर, F- में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे ही ये 0 से -1 में गया इसने खुद को क्या किया? रिड्यूस किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पी ब्लॉक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए ध्यान से, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर बात करूं, जैसे एग्जांपल ले लें कि N2 and CO आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या होगा? सेम होगा, 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, क्या होगा? 3 होगा। देखो 7 + 7 और यहाँ पर 6 + 8, दोनों में 14 है। जैसे कि O2 2- and F2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। अब O2- का तुम्हें पता नहीं है, लेकिन F2 का तुम्हें पता है कि F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है। अब F2 में तुम्हारे कितने हो गए? 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा 8 + 8 और 2 माइनस के हो गए, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें F2 का पता है, तुम O2- का भी बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो? यस सर। देखिए जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब जैसे आप अनुभव को ले लीजिए, तो अनुभव को अगर आप देखेंगे तो जैसे अनुभव अभी क्लास में बैठा हुआ है, तो अभी इसका जो बिहेवियर है कुछ और है,
यही जब मम्मी पापा के सामने जाता है तो बिहेवियर कुछ और हो जाता है, पापा के सामने कुछ और होता है, मम्मी के सामने कुछ और होता है, फिर जो है किसी दोस्त के सामने कुछ और होता है, कोई समवन स्पेशल के सामने कुछ और होता है, कोई एक्स है समवन, ठीक है। तो ये बिहेवियर क्या हो रहा, बदल रहा। मतलब एक तरीके के बिहेवियर से हम लोग अभिनव को समझ नहीं पा रहे, समझ रहे हो सुशील? मतलब एक तरह का दोगला सा बिहेवियर है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसा। तो इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं ओजोन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लुईस भैया की बात मान लेते हैं, लुईस भैया की बात मान लेते हैं और ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस इज ओजोन, इसके ऊपर वेट लोड दे रहा हूँ। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कुछ 148 पिकोमीटर, और ये जो होगी ये होगी 121 पिकोमीटर। ऐसा होनी चाहिए क्योंकि लुईस की वजह से यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक। लेकिन जब एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर देखा गया, जब एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोप से, जब इसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई तो बॉन्ड लेंथ में हम ये पा रहे थे कि ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रही है सुशील, ये 121 पिकोमीटर की ये भी है और 121 पिकोमीटर की ये भी है। तो यहाँ पर लुईस का जो इतना महान कॉन्सेप्ट है फैल गया, एक्चुअल में ये होता और लुईस की वजह से बनाए तो ये होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड बड़े होते हैं, डबल बॉन्ड छोटे होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड और छोटे होते हैं। जो आदमी सिंगल है वो कहीं भी घूम सकता है, डबल वालों के लिए थोड़ी आज़ादी कम हो जाती है, और अगर मल्टीवर्स में की जाते हो तो बर्बाद ही हो जाएगा। समझ लो, कई सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है ना, कहाँ कौन सी झूठ बोला, किस सिचुएशन में ये वाला झूठ बोला था, झूठ को फिर सही करने के लिए बहुत सारे झूठ, फिर वो कंस्ट्रक्शन छोटा हो जाता है। सब बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अगर बनेगा लुईस के हिसाब से, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद, या कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 148 पिकोमीटर होना चाहिए, और इससे डबल बॉन्ड छोटा होता है 121 पिकोमीटर होना चाहिए। और जब एक्चुअल में देखा जा रहा है तो इसका आ रहा है क्या बोलते हैं 121 नहीं 128, ये एक्चुअल में आ रहा है 128 पिकोमीटर, और दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट है बराबर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला स्ट्रक्चर जो है, अकेला स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ओजोन को समझा नहीं पा रहा। तो कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर वापस इधर आ जाते हैं। तो होता क्या है, ये साइन है, ये साइन है रेजोनेंस का, तो होगा क्या, यहां पर वापस डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हो रहा है कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो एक बॉन्ड तो पूरा का पूरा है, लेकिन एक बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है, इसे हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब ये तीनों मिलकर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो एटम है, इन एटम्स की पोजीशन, इनके न्यूक्लियाई की पोजीशन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और ये सब चीज़ें नहीं बदलती, ये सब कुछ सेम रहता है। बस स्ट्रक्चर कई सारे बन जाते हैं कि केवल एक स्ट्रक्चर से ओजोन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये 2 स्ट्रक्चर या 3 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग पूरी तरीके से ओजोन को समझ पाएंगे। इज दैट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल में कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये हम लोगों ने समझने के लिए बना रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पे कॉन्सेप्ट है। आर यू गेटिंग समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये इसका ये स्ट्रक्चर बना तो पता चल रहा है कि यार ये पाई इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं इधर के उधर, तो ये कहा गया कि ये एक इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड बना हुआ लेकिन एक जो है घूम रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ,
डबल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ ना होके डेड बॉन्ड यहाँ है, डेड बॉन्ड यहाँ। इसलिए जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है। बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, लेकिन अगर लुईस को समझेंगे तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपको याद हो, केकुले ने दिया था बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। केकुले सो रहा था, उसको सोते समय सपना आया, उसकी अंगूठी की 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे। ऐसे आते हैं सुशील सपने, अगर ज्यादा पढ़ाई करो तो आते हैं। मैथ के सवाल घूम रहे हैं, अरे ये वाला आएगा पेपर में, अपने आप गेस हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जब आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर का आगे कुछ ऐसा होगा। इसीलिए देखा होगा जब हम लोग बेंजीन बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। तो ये बेसिकली इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मिलकर बेंजीन को एक्सप्लेन करेंगे, केवल एक स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस का मतलब होता है झूलना, रेजोनेट करना। अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जाए रेजोनेंस को समझें तो कहा गया कि एक पेंडुलम अगर कहीं पे लगाई गई है, पेंडुलम को ऐसे घुमा दिए, फिर दूसरा पेंडुलम लेके चले आए, ठीक है, और एक दोनों पेंडुलम को ऐसे आपस में घुमा दें, मतलब उनको वो कर दें, ऑसिलेट करा दें। तो एक स्टेज पे ऐसा आएगा कि जो बाद वाला पेंडुलम होगा, जब इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो बड़े जो दूसरा वाला पेंडुलम है उसके जो ऑसिलेशन है वो बढ़ जाएगा। और यही रीजन है। तो इसमें बेसिकली जैसे इसी की वजह से, जैसे कि रेजोनेंस जो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो आप जैसे कि कभी स्टेशन जाओ, तो जब स्टेशन जाओगे ना, तो जब ट्रेन आ रही होती है और आप ब्रिज पे खड़े होते हो तो ब्रिज हल्का हल्का सा ऑसिलेट करता है। बात समझ में आ रही है? इसका रीजन ये है कि ट्रेन जब आती है और ब्रिज, सबकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और जब दोनों की नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो ब्रिज ऑसिलेट करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी ब्रिज के ऊपर आर्मी के मार्च नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ ऊपर नीचे करते हैं, और अगर ब्रिज की फ्रिक्वेंसी और उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए ब्रिज में थोड़ा स्पेस भी दिया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे होता है तो एक्सपेंशन जो हो तो उसमें थोड़ा सा बचा जा सके। हमेशा याद रखो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस और आइडियल थ्योरी बहुत डिफरेंट होती है। इफ़ यू नो आइडियली समथिंग इट डजंट मीन कि आप जो है उससे आप एक प्रैक्टिकल चीज़ भी बना सकते हो। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसीलिए रेजोनेंस बहुत जरूरी है, और रेजोनेंस में यही हो रहा, ये बन रहे हैं, और इन दोनों से या इन तीनों से हम लोग वो जो उनको समझ पाएंगे, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। मोटा मोटी आइडिया मैं और कंक्लूड करूं तो रेजोनेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादातर होता है, या लोन पेयर डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना। अब जैसे कि कैसे ये वो हो रहा है, पहले एकदम देखो। अब जैसे इतनी अच्छे प्यार से समझा दिया कॉन्सेप्ट कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं ना तो उसमें तोते उड़ जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता कैसे, इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो अब ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो थोड़ा सा और हम देखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में इस चीज़ को लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठकर क्या हो सकता है, यहाँ आ सकता है। और एक चीज़ ये हो सकता है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाए और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए। एक तो मूवमेंट ये हो सकता है। फिर अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक मूवमेंट ये हो सकता है, ये उठे और बाजू वाले एटम पे आ जाए, तो ये बन सकता है खेल।
या सिंपल इलेक्ट्रॉन दिखाओ माइनस प्लस की चर्चा विल डू इन एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये भी हो सकता है जी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो और ये उठकर कहाँ चला है, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। आपको अगर ये ही समझ आ गया ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का है या डिलोकलाइजेशन है, वो सिर्फ इन्हीं तरीकों से हो रहा है और कोई तरीके से नहीं होगा, और इसको यूज कैसे करेंगे, तो आपको रेजोनेंस समझ में आ गया। आपको रेजोनेंस समझ में आ गया। जो टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को फिर हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मान लो कि कार्बोनेट आयन का मैं बनाना चाह रहा हूं, दिस इज कार्बोनेट आयन, तो दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ। बट जब आप कार्बोनेट आयन या कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए जा रहे हो तो आपको लुईस वाला बनाना आना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं कि आपको लुईस वाला ही बनाना नहीं आता, तो फिर रहना दो, तुम्हारे बस का ना। ठीक है, ये बनाना आना चाहिए। अब क्या होगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन उठेंगे, वो इधर मूव कर जाएंगे, और ये वाला क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा। क्या हो रहा है सुशील, देखेंगे ना, यहाँ पर वापस डबल बॉन्ड आ गया और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, और यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया। दिस एक तो ये हो सकता है। ठीक है, एक चीज और भी हो सकता था कि ये हो सकता है ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है उठकर यहाँ आए और ये घूमकर वापस यहाँ आ जाए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर O माइनस आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड है वो तीनों पे आ गया, एक बार इस पे आ गया, एक बार इस पे आ गया और एक बार इस पे आ गया। यहाँ पर रुक जाना है। ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये इसके क्या होंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब अगर आपका इच्छा हो रही है कि नहीं सर मुझको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाना है, जैसे लोग 11th वाले हैं तो वो ये बनाएंगे नहीं पेपर में, ज़्यादा नेता बनने के चक्कर में गलत हो जाएगा, इतना बना लो। और दूसरा तरीका, अगर तुम्हें मान लो कि ये समझ में नहीं आया, पेपर में बनाने के लिए आ रहा है, मेरा सिंपल मानना है कि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, और यही समाज का भी मानना है। ये चोचलेबंदी नहीं है कुछ भी कि ये तुम नॉलेज है, इंटरेस्ट है, मुझे पास बहुत ज्ञान है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो अपना ज्ञान जो है अपने पास रखो, कोई फायदा नहीं ऐसे ज्ञान। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब इसमें हो क्या रहा है सुशील, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर अगली बार यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर एक बार यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो लुईस स्ट्रक्चर को 3 बार बनाओ और डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दो, 3 हो जाएगा, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उनके टीचर को क्या पता कि तुमने कैसे बनाया, इलेक्ट्रॉन घुमाने की जरूरत है ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घुमाना ये अभी मैं बना रहा हूँ ना, तो तुमको लग रहा होगा बड़ा आसान है। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें दूंगा, तुम बना नहीं पाओगे। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखो क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड तो मेंटेन है, लेकिन जो एक बॉन्ड है वो घूम रहा है, उसको ऐसे बनाना, और नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। ये इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पेपर में नहीं बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, केवल आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। देखो जैसे कि NO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, ये NO2 है, क्या हो जाएगा, भाई यहाँ कोऑर्डिनेट है, यहाँ डबल है, तो अब उल्टा कर दो, यहाँ डबल कर दो, यहाँ कोऑर्डिनेट कर दो। बस याद रखना जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो यहाँ 3 लोन पेयर दिखेंगे। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2।
और आप कर लीजिए, जैसे SO4 2- का पूछा जा सकता है, CO2 का पूछा जा सकता है, बनाइए इसे। तो एन में एक ही लोन कर रहे हो? हाँ, एक ही लोन पे रहेगा। ये वो है ना लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। बाकी जो है हम लोग इसके बारे में जो और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग GOC में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से बातें होगी। अभी यहाँ पे तो इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर, वो पढ़ना है पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ना है? पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बड़ा टॉपिक है, ये खुद में कम से कम आधा घंटा से ऊपर जाएगा, ठीक है। सो वी विल डू चर्चा ऑन दिस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।